हमारे जीवन को ना दो अलग अलग दुनिया चलाती हैं। हाँ, एक घर की दुनिया है जहां हमारे रिश्ते, हमारी भावनाएं ये सब कुछ तय करती हैं। और दूसरी है काम की, बिजनेस की दुनिया, जहाँ नियम, भूमिकाएं और जिम्मेदारियां वो ज्यादा मायने रखती हैं। और दिलचस्प बात यह है कि कानून इन दोनों दुनियाओं को बिल्कुल अलग अलग नजरिए से देखता है। बिल्कुल। और आज हम इन्हीं दो दुनियाओं के कानूनी डीएनए को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास प्रयागराज हाईकोर्ट के अधिवक्ता मनीष शुक्ला जी और उनके सहयोगियों के कुछ जरूरी विचार हैं। जिनकी मदद से हम भारत के दो बहुत महत्वपूर्ण कानूनों को खंगालेंगे। एक है हिंदू उत्तराधिकार कानून, जो पारिवारिक संपत्ति को नियंत्रित करता है। और दूसरा है कंपनी अधिनियम, जो कॉरपोरेट जगत की पूरी रूपरेखा तय करता है। तो चलिए इस कानूनी सफर पर निकलते हैं। देखते हैं कि जब बात विरासत की आती है तो रिश्ते कैसे अधिकार बन जाते हैं, और जब बात बिजनेस की आती है तो नियम कैसे रिश्तों पर हावी हो जाते हैं। तो शुरुआत उस सवाल से करते हैं जो शायद हर परिवार के मन में कभी ना कभी आता है। किसी व्यक्ति के निधन के बाद उसकी अपनी कमाई हुई संपत्ति का क्या होता है? हिंदू परिवारों के लिए इसके नियम क्या हैं? देखिए, इसका एक बहुत सीधा और स्पष्ट नियम है। अगर किसी हिंदू पुरुष की बिना वसीयत लिखे मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति सबसे पहले उसकी पत्नी, उसके बच्चों, और बच्चों में बेटे और बेटियां दोनों शामिल है ना? हाँ बिल्कुल, बेटी और बेटियां दोनों, और उसकी माँ, इन सब के बीच बराबर बराबर बांटी जाती है। कानून इन्हें प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी कहता है। अच्छा, इसमें एक स्थिति के बारे में मैं सोच रही थी। मान लीजिए किसी बेटे की मृत्यु अपने पिता से पहले ही हो गई हो और उस बेटे के भी बच्चे और पत्नी हो, तो क्या पिता की संपत्ति में से उस परिवार को कुछ मिलेगा या उनका हक खत्म हो जाएगा? नहीं, ये एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण सवाल है। कानून यहाँ परिवार की अगली पीढ़ी की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। मतलब अगर बेटे की मृत्यु पिता से पहले हो गई है तो उस मृत बेटे का जो हिस्सा बनता था वो हिस्सा उसकी विधवा और उसके बच्चों को संयुक्त रूप से मिलेगा। अच्छा, यानी दादा की संपत्ति में पोते पोतियों का हक बना रहता है, भले ही उनके पिता जीवित न हो। ये सिद्धांत परिवार की निरंतरता को एक तरह से कानूनी मान्यता देता है। ये तो हुई समानता की बात। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं, और वो है खेती की जमीन। हाँ, हम सब जानते हैं कि भारत की ज्यादातर आबादी गांव में रहती है और उनके लिए सबसे बड़ी संपत्ति उनकी खेती की जमीन ही होती है। क्या ये कानून उस जमीन पर भी ऐसे ही लागू होता है? यहीं पर कानून एक बड़ा मोड़ लेता है, और ये एक ऐसा कानूनी विरोधाभास है जिसका असर करोड़ों महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा पर पड़ता है। कैसे? देखिए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो बेटियों को बराबर का हक देता है वो कृषि भूमि पर सीधे तौर पर लागू नहीं होता। एक मिनट, क्या? ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब एक तरफ केंद्रीय कानून कह रहा है कि बेटी बेटा बराबर है, लेकिन देश की सबसे बड़ी संपत्ति यानी खेती की जमीन के मामले में वो कानून लागू ही नहीं होता। बिल्कुल, कृषि भूमि राज्यों का विषय है और हर राज्य के अपने अपने उत्तराधिकार कानून हैं जो अक्सर पुराने रिवाजों पर आधारित होते हैं। और उनमें शायद महिलाओं को बराबरी का हक नहीं मिलता। कई मामलों में नहीं मिलता। कानून की नज़र में कृषि भूमि पर किसान का अधिकार एक पूरी तरह से मालिकाना हक न होकर राज्य से मिली एक तरह की किराएदारी या टेनेंसी माना जाता है। इसलिए उसका बंटवारा राज्य के कृषि कानूनों से होता है। चलिए अब उस शब्द पर आते हैं जो हम अक्सर सुनते हैं, पुश्तैनी संपत्ति या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब है? क्या यह पिता के अपनी कमाई हुई संपत्ति से अलग है? हाँ, ये बिल्कुल अलग है, और इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा पेचीदा है। इसे ऐसे समझिए, ये वो संपत्ति है जो पीढ़ी दर पीढ़ी बिना किसी बंटवारे या वसीयत के सिर्फ पुरुषों के जरिए परिवार में चली आ रही हो। सिर्फ पुरुषों के जरिए? हाँ, मतलब पिता, दादा, परदादा। कानून ने इसके लिए एक कट ऑफ तारीख रखी है, 17 जून 1956, जिस दिन हिंदू उत्तराधिकार कानून लागू हुआ था। उस तारीख से पहले से जो संपत्ति परिवार की पुरुष श्रृंखला में विरासत में मिलती आई है वही पुश्तैनी मानी जाती है। तो इसका मतलब हुआ कि पिता उस पुश्तैनी जमीन के मालिक नहीं, बल्कि एक तरह से उसके मैनेजर या ट्रस्टी हैं। वो उसे अपनी मर्जी से बेच नहीं सकते। हाँ, ये समझने का एक अच्छा तरीका है। वो संपत्ति के केयरटेकर हैं अगली पीढ़ी के लिए। उस संपत्ति पर परिवार की सभी संतानों का जन्म से अधिकार होता है। जन्म से? जी, जन्म से। इसलिए पिता उसे ना तो बेच सकते हैं, ना ही किसी को तोहफे में दे सकते हैं। वो सिर्फ अपने हिस्से का हस्तांतरण कर सकते हैं। अच्छा, ये एक ऐसी स्थिति है जिसके बारे में समाज में बहुत भ्रम है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की 2 शादियां हुई हैं।
कानूनी तौर पर पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी मान्य नहीं है, लेकिन उस रिश्ते से बच्चे भी हैं। ऐसे में कानून संपत्ति को कैसे देखता है? ये एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहुत स्पष्ट कर दिया है। क्या कहा है कोर्ट ने? चूंकि दूसरी शादी कानूनी रूप से अमान्य है, इसलिए दूसरी पत्नी को पति की संपत्ति में उत्तराधिकार का कोई अधिकार नहीं मिलता। और बच्चों का क्या? क्या उनके साथ कोई भेदभाव होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। उस दूसरी शादी से जन्मे बच्चों को ठीक वैसे ही संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलता है जैसे पहली पत्नी से जन्मे बच्चों को। कानून की नजर में बच्चे निर्दोष होते हैं। और अगर कोई विधवा पुनर्विवाह कर लेती है तो क्या अपने पहले पति की संपत्ति पर उसका अधिकार खत्म हो जाता है? समाज में तो अक्सर यही माना जाता है। ये एक और बहुत बड़ी गलतफहमी है। एक बार जब किसी विधवा को अपने मृत पति की संपत्ति में हिस्सा मिल जाता है तो वो उसकी अपनी संपत्ति बन जाती है। उसके बाद वो पुनर्विवाह करे या ना करे, उस संपत्ति पर उसका अधिकार बना रहता है। ये तो महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा के लिए एक बहुत ही मजबूत कानूनी प्रावधान है। बिल्कुल। तो ये तो हुई घर की बात, जहां रिश्ते अधिकार तय करते हैं। आप बेटे हैं, बेटी हैं या पत्नी। लेकिन जब यही परिवार मिलकर कोई बिजनेस चलाता है या कोई भी व्यक्ति कंपनी शुरू करता है तो वहां के नियम एकदम अलग होते हैं। हाँ, वहाँ रिश्ते नहीं बल्कि भूमिकाएं मायने रखती हैं। और यहीं पर भारत का दूसरा बड़ा कानूनी ढांचा कंपनी अधिनियम तस्वीर में आता है। बिल्कुल सही। जैसे ही आप एक कंपनी बनाते हैं, आप एक नई दुनिया में कदम रखते हैं जिसके नियम कानून हिंदू उत्तराधिकार कानून से बिल्कुल अलग हैं। इस दुनिया का संविधान है कंपनी अधिनियम। पहले 1956 का अधिनियम था, अब 2013 का है। और ये कानून तय क्या करता है? ये कानून तय करता है कि कंपनियां कैसे बनेंगी, कैसे चलेंगी और अगर बंद होंगी तो कैसे। तो सरकार को कंपनियों के कामकाज में दखल देने की जरूरत क्यों पड़ती है? आखिर कंपनी तो किसी की निजी संपत्ति है। यहीं पर सोच का एक बुनियादी फर्क है। कंपनी सिर्फ अपने मालिकों की नहीं होती, उसका असर हजारों लाखों लोगों पर पड़ता है। उसके कर्मचारियों पर, उसके शेयरधारकों पर जिन्होंने पैसा लगाया है, उसके ग्राहकों पर और समाज पर भी। बिल्कुल। इसलिए सरकार एक रेफरी की भूमिका निभाती है। कंपनी अधिनियम ये सुनिश्चित करता है कि कंपनियां कानून के दायरे में रहें, कोई गड़बड़ घोटाला ना हो और ऐसा कोई काम ना हो जिससे आम जनता या शेयरधारकों के हितों को नुकसान पहुंचे। और इस रेफरी का काम करता कौन है? कौन सी संस्थाएं हैं जो कंपनियों पर नजर रखती हैं? हमने आरओसी या कंपनी रजिस्ट्रार जैसे नाम सुने हैं। ये आखिर होता क्या है? तो ये आरओसी यानी कंपनी रजिस्ट्रार को आप कंपनियों के लिए एक तरह का जन्म मृत्यु पंजीकरण कार्यालय समझ सकती हैं। जब कोई नई कंपनी बनती है तो उसका रजिस्ट्रेशन यहीं होता है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं, इसका काम सिर्फ इतना ही नहीं है। ये एक तरह का वॉचडॉग भी है। हर साल कंपनियों को अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, अपने डायरेक्टर्स की लिस्ट, शेयरधारकों की मीटिंग का ब्यौरा सब कुछ आरओसी के पास जमा कराना होता है। और अगर कोई कंपनी ये जानकारी जमा ना करे तो आरओसी उस पर भारी जुर्माना लगा सकता है, उसके डायरेक्टर्स को अयोग्य घोषित कर सकता है और यहां तक कि उस कंपनी का नाम रजिस्टर से हटा भी सकता है, जिसका मतलब है कंपनी का बंद हो जाना। अच्छा, तो ये एक बहुत शक्तिशाली संस्था है जो कॉर्पोरेट जगत में अनुशासन बनाए रखती है। जी हाँ। एक और दिलचस्प बात जो कही जाती है वो ये है कि कंपनी की अपनी एक अलग कानूनी पहचान होती है, अपने मालिकों से अलग। इसका आम आदमी के लिए क्या मतलब है? ये कंपनी कानून का सबसे बुनियादी और सबसे दिलचस्प सिद्धांत है। इसे कॉर्पोरेट पर्दा या सेपरेट लीगल एंटिटी कहते हैं। मतलब? इसका मतलब है कि कानून की नज़र में कंपनी अपने आप में एक अलग व्यक्ति है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। बताइए। मान लीजिए शर्मा जी की मिठाई नाम की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अगर कंपनी बैंक से लोन लेती है और चुका नहीं पाती तो बैंक कंपनी की संपत्ति जब्त कर सकता है, जैसे दुकान, मशीनें वगैरह। ठीक है। लेकिन वो शर्मा जी के निजी घर या गाड़ी को हाथ नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि कंपनी और शर्मा जी दो अलग अलग व्यक्ति हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का सुरक्षा कवच है जो बिजनेस करने वालों को मिलता है। बिल्कुल। इसी से जुड़ा सवाल है, हम अक्सर प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनी सुनते हैं। इनमें क्या फर्क है? फर्क बहुत सीधा है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक क्लोज्ड ग्रुप की तरह होती है, जैसे कोई परिवार या कुछ दोस्त मिलकर चला रहे हों। इसमें बाहर का कोई व्यक्ति आसानी से हिस्सेदार या शेयर होल्डर नहीं बन सकता। और पब्लिक लिमिटेड? वहीं पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक खुले मैदान की तरह है। उसकी हिस्सेदारी यानी शेयर्स स्टॉक मार्केट में कोई भी खरीद और बेच सकता है। बड़ी कंपनियां जैसे रिलायंस, टाटा मोटर्स, ये सब पब्लिक लिमिटेड है। तो हमने दो बिल्कुल अलग कानूनी ढांचों को देखा। एक जो हमारे निजी जीवन में संपत्ति के बंटवारे को रिश्तों के आधार पर देखता है, और दूसरा जो हमारे पेशेवर जीवन को भूमिकाओं और नियमों के आधार पर चलाता है।
और यहाँ सबसे आकर्षक बात यही है, दोनों प्रणालियां हालांकि अलग हैं, लेकिन दोनों का उद्देश्य व्यवस्था बनाना, अधिकारों को परिभाषित करना और अराजकता को रोकना है। सही बात है। उत्तराधिकार कानून रिश्तों के आधार पर अधिकार तय करता है, आप बेटे हैं, बेटी हैं या विधवा हैं, जबकि कंपनी अधिनियम एक कॉरपोरेट संरचना में भूमिकाओं के आधार पर अधिकार और जिम्मेदारियां तय करता है। आप डायरेक्टर हैं, शेयर होल्डर हैं या कर्मचारी हैं। तो आज की इस गहरी पड़ताल के कुछ मुख्य बिंदु ये रहे। पहला, हिंदू उत्तराधिकार कानून ने बेटियों को संपत्ति में बेटों के बराबर का अधिकार तो दिया, लेकिन कृषि भूमि के मामले में एक बड़ा कानूनी पेच छोड़ दिया, जहां आज भी कई राज्यों में बराबरी नहीं है। ये बहुत जरूरी बात है। दूसरा, पुनर्विवाह, दूसरी शादी से जन्मे बच्चे और गोद लेने जैसी जटिल पारिवारिक स्थितियों के लिए भी कानून में बहुत स्पष्ट नियम है, जिनकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और तीसरा, कंपनी अधिनियम सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि बिजनेस की दुनिया में एक रेफरी है, जो ये सुनिश्चित करता है कि कंपनियां निष्पक्ष रूप से चलें और शेयर होल्डर से लेकर कर्मचारियों तक सबके हितों की रक्षा हो। और अंत में एक विचार जिस पर आगे सोचा जा सकता है। आज हमने विरासत और कॉर्पोरेट प्रशासन के कानूनी ढांचे पर बात की, लेकिन एक दिलचस्प सवाल ये उठता है कि हमारे सामाजिक रीति रिवाज इन कानूनों से कैसे टकराते हैं। ये तो है, खासकर पारिवारिक संपत्ति के मामलों में, जब कानून कहता है कि बेटी का बराबर का हक है, लेकिन परिवार और समाज की परंपरा शायद कुछ और कहती हो, तो जमीनी हकीकत में क्या होता है? ये टकराव भारत में कानून और समाज के बीच के रिश्ते के बारे में हमें क्या बताता है?